Good evening everyone. Welcome to Obipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Niharika Avalia और मैं आपके साथ में हूँ for UPSC EPFO 2021 rather 2020 की रिक्रूटमेंट जिसका पेपर बस अभी होने वाला है on 9th of May 2021. So this is another practice session for your examination. Since एग्जाम पास आ रहा है तो इस समय हमारी प्रैक्टिस जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए बिकॉज हमको उन 421 पोस्ट में से एक नाम अपना भी चाहिए. करेक्ट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेशन. आज का सेशन आपके साथ में एक शुरुआत दैट इज 18th ऑफ अप्रैल को हम आपके लिए एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लेकर आए हैं. दिस मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको कुछ पे नहीं करना, सिर्फ एक टेस्ट देकर देखना है और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कहाँ तक प्रिपरेशन हो गई है. दैट इज व्हाट वी नीड टू नो. क्या हम प्रिपेयर्ड है 9 मई के लिए या फिर नहीं, वो चीज आप इवैल्यूएट कर सकते हैं थ्रू द मॉक टेस्ट दैट वी आर कंडक्टिंग टुमारो दैट इज ऑन 18th ऑफ अप्रैल 2021. इसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा. इन केस अभी आपने रजिस्टर नहीं किया है तो द परफेक्ट टाइम इज आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और जो रजिस्टर कर चुके हैं प्लीज अपना स्लॉट चूज कर लीजिए. आप लोगों के पास यही टाइम है, अपना स्लॉट देख लीजिए कि आपने कौन से स्लॉट के अंदर अपना एग्जाम देना है तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो आप देख सकते हो 18th अप्रैल प्लस 19th अप्रैल तक का समय है स्लॉट चूज करने का. तो रैंकिंग आपको मिल जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप ओवरऑल अमंग द स्टूडेंट्स कहां पर स्टैंड करते हैं. So that's what I can tell you about the UPSC EPFO 2021 mock test that is being conducted by Abipedia. So चलिए let's move forward. Now अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो आपको क्या फायदा होता है इसका? सबसे पहला फायदा, अगर आप सिर्फ अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 500 रुपीज मिल जाएंगे. अगर आप 50% से ज्यादा स्कोर कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज आपके अभिपीडिया वॉलेट में चले जाएंगे. दैट मीन्स अगर आप अभिपीडिया के पोर्टल पे कोई भी चीज बाय करना चाहोगे देन यू डोंट हैव टू स्पेंड योर ओन मनी. आपके वॉलेट में हमारी तरफ से ही 500 रुपीज जा चुके होंगे और अपने हिसाब से आप चीजें बाय कर सकते हो. 1000 का होगा तो आप अपने हिसाब से चीजें बाय कर सकते हो. एंड 60% मार्क्स से ऊपर ले आए. पहली बात, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 500 मिल रहे हैं. दूसरी, अगर आप स्कोर करते हैं 300 में से 150 अबव तो आपको 1000 मिल जाएंगे. थर्ड वन दैट इज अगर आपने 180 से ज्यादा स्कोर किया तो आपको मिल जाएंगे ₹500 का रिवॉर्ड. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कम इन द टॉप 20 स्टूडेंट्स. सो मेक श्योर यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड दिस इज जस्ट अ मॉक टेस्ट टू मेक यू फील कि चलिए अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं. बिकॉज आई थिंक अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेडिकेशन टूवर्ड्स आर एग्जामिनेशन. सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड इनफ और साथ साथ अपने आप को रजिस्टर करना ना भूलें. सो सबसे पहली चीज रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. एनी हाउ, आगे बढ़े, आज का सेशन शुरू करें. आज का सेशन इज अबाउट अ मिक्सचर ऑफ द अकाउंटेंसी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो आई जस्ट क्रिएटेड अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस. दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट एज प्रैक्टिस सेशन. तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है. Which of the following is not a feature of bearer debenture? bearer debenture का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? नंबर 1, name and address of the bearer not recorded in the company records. Number 2, debentures are transferable by mere delivery. Number 3, need to be registered with the company law board. Number 4, coupons are attached to the debentures. coupons क्या होते हैं? coupons का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट. डिबेंचर्स के साथ में उनका इंटरेस्ट रेट नॉर्मली लिखा जाता है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डिबेंचर्स में ये नहीं लिखा जाता, जिनको बाकी केसेस में आपको मिल जाएगा ये प्रॉपरली स्पेसिफाइड. चलो नाउ कमिंग बैक, अब इनमें से कौन सी चीज उसका फीचर नहीं है बियरर डिबेंचर्स का? बियरर डिबेंचर्स वो डिबेंचर होते हैं जिसके हाथ में हो वो उसके कहलाते हैं. जैसे रुपी नोट होता है, करेंसी नोट होता है, अगर आपके हाथ में तो वो आपका, मेरे हाथ में तो मेरा. बस वैसे ही यहाँ पर बियरर डिबेंचर्स के साथ भी किया जाता है. सो इन द केस ऑफ बियरर डिबेंचर्स ये वाला पॉइंट करेक्ट है. बियरर डिबेंचर्स सिर्फ आप दूसरे को दे देंगे तो वो उनका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो यहाँ पर ये जो कंपनी लॉ बोर्ड वाला पोर्शन है दिस इज नॉट करेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे सी आंसर जो है वो गलत है और बाकी सब बियरर डिबेंचर्स के फीचर्स में कवर होते हैं. ओके, coming back to the next question, brokerage on the issue of shares and debentures. जो भी खर्चा आप कर रहे होते हैं क्योंकि आपने डिबेंचर्स इशू करने हैं और शेयर्स इशू करने हैं मार्केट के अंदर, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी. तो वो जो आपने खर्चा किया उस समय पर उसे आप कहाँ लेके आएंगे? क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या वो कैपिटल है, क्या वो डेफर्ड रेवेन्यू है, या फिर पार्टली कैपिटल और पार्टली रेवेन्यू है? जब हम ब्रोकरेज की बात करते हैं तो क्या होगा
आपका ब्रोकरेज? क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या वो कैपिटल है, या डेफर्ड रेवेन्यू है, या फिर पार्टली कैपिटल और पार्टली रेवेन्यू है? देखिए, ब्रोकरेज होता है जो हमने खर्चा कर दिया, एक लाइबिलिटी जो है हमारे पास, जो अगर हम शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं, शेयर होल्डर शेयर्स आ गए, या फिर लाइबिलिटी की बात करें तो डिबेंचर्स आ गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ये खर्चा आज करेंगे ईयर 1 के अंदर। ईयर 1 के अंदर किया हुआ खर्चा आने वाले पता नहीं कितने सालों के लिए हमारी ये शेयर्स के लिए पैसा अरेंज करवा देगा या डिबेंचर्स के लिए पैसा अरेंज करवा देगा। तो ये रेवेन्यू नहीं हुआ, क्योंकि रेवेन्यू सिर्फ इस साल के खर्चे की बात करता है, और इनके अंदर ये तो खर्चा किया गया पैसे रेज करने के लिए, तो ये कैपिटल भी नहीं हुआ, क्योंकि पैसा रेज हुआ वो शेयर होल्डर का फंड है, लेकिन जो पैसा रेज करने के लिए खर्चा किया गया वो कैपिटल नहीं होता। तो ये पार्टली रेवेन्यू और पार्टली कैपिटल भी नहीं हो सकता। तो द करेक्ट आंसर इज, जब आपने खर्चा आज किया लेकिन उसका फायदा आप आने वाले कई सालों में उठाओगे, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो वो आएगा इसका करेक्ट आंसर। दैट इज द एक्सपेंडिचर माइट बी रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो फाइनेंशियल या तो इस साल में हो जाएगा या फिर एक आने वाले कई सालों में इस पैसे को आप खत्म करेंगे। सो यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है सी, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड? सिक्योरिटी प्रीमियम किस हेड के अंडर दिखता है? क्या वो करंट लाइबिलिटी है, क्या वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, क्या वो रिजर्व एंड सरप्लस है, या फिर नन ऑफ द अबव? सिक्योरिटी प्रीमियम आप किस हेड के अंडर शो करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम वो पैसा है जो आपकी जो फेस वैल्यू होती है ना, फेस वैल्यू से ऊपर 10 रुपए का अगर मेरा शेयर है, 10 रुपए का शेयर अगर मैं 12 रुपए का दे रही हूँ, तो दैट मीन्स यहाँ पर मैं 2 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हूँ। दिस इज हाउ वी डिफाइन द टर्म सिक्योरिटी प्रीमियम। सो व्हाट विल यू डू इन दिस केस? इज इट गोइंग टू बी अ करंट लाइबिलिटी? क्या वो करंट लाइबिलिटी है, या वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, कहीं नहीं डल पाएगा, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस बनाए, या फिर नन ऑफ द अबव? In this case, the correct answer will be रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिजर्व की तरह काउंट होता है, और ये रिजर्व रिस्ट्रिक्टेड है। ये रिजर्व जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सिर्फ 5 चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अदर देन दैट वो 5 जो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं कंडीशंस, उसके अलावा आप इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंडर कवर्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन? डिविडेंड्स जो एक कंपनी पे करती है वो आप कहाँ दिखाएंगे? क्या वो पेड अप कैपिटल है, क्या वो कॉल्ड अप कैपिटल है, क्या वो इशूड कैपिटल है, या फिर रिजर्व्ड कैपिटल है? जो आप डिविडेंड पे करते हो वो किस पर पे करते हो? देखिए, जब हम कैपिटल की बात करते हैं ना, तो कैपिटल आपकी कई टाइप्स की है। सबसे पहले जितना आपको सरकार या फिर एक्चुअल में इसकी रेगुलेटरी बॉडी है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो इनकी पूरी रजिस्ट्रेशन से लेकर उनकी वर्किंग प्रोसेस देखती है। तो उनसे आप जितनी परमिशन मांगोगे उतनी आपको रेज करने का हक होगा कैपिटल, दैट इज ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज के बाद नेक्स्ट आ जाता है इशूड, जितना हमने लोगों को बोला कि आइए और हमारे शेयर खरीदिए, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। इशूड के बाद नेक्स्ट आ जाता है जितना लोग ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आफ्टर द टर्म सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, द नेक्स्ट इज लोगों ने इतने शेयर ले लिए, अब हमने लोगों को बोला देखिए आपने इतने शेयर ले लिए तो भैया पैसे भी दे दो, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। जितने आप कॉल कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप। अब लोग पैसे देंगे तो वो पेड अप बन जाएगा। दिस इज हाउ वी डिफाइन ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल। और आखिरी है वो है रिजर्व कैपिटल। ये जो रिजर्व कैपिटल है ये वो कैपिटल है जो हम पैसा बचा कर रखते हैं कि एंड में मंगवाएंगे अगर जरूरत पड़ी, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, या जिसे हम बोल देते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, उस समय पर जो होता है, दैट इज हाउ वी डिफाइन दिस पार्ट, दैट इज रिजर्व कैपिटल। नाउ मूविंग ऑन, इसका आंसर इज बेसिकली पेड अप कैपिटल। क्यों? क्योंकि देखिए बात बताइए, जितने पैसे आप मुझे देंगे दैट इज पेड अप, तो डिविडेंड मैं किस पर दूं आपको? जितने पैसे आने हैं उस पर, या फिर जितने पैसे वहां पर क्या होगा
जितने पैसे आपने देने हैं दैट इज पेड अप कैपिटल. सो अमंग दीज जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स की हैं, ऑथोराइज तो सरकार ने आरओसी ने जितने में अलाउ किया उसकी बात करता है. इशूड कहता है कि नहीं, जितने आपने अभी लोगों को देने हैं उतनी पे वर्क करो. इनमें से किसी पर पैसा थोड़ी आ रखा है. असली पैसा सिर्फ एक केस में आता है, वो है पेड अप कैपिटल. बाकी किसी केस में पैसा नहीं आ रखा होता. तो इट इज नॉट करेक्ट टू गिव द डिविडेंड या फिर अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो पैसे मंगवाए हैं उसी पर दे दें. तो जितना पैसा लोग दे देते हैं हम उसके ऊपर ही पेड अप कैपिटल देते हैं. सो द रिजर्व कैपिटल इज बेसिकली अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के समय काम आती है, बाकी नहीं आती. तो करेक्ट आंसर इज डिविडेंड उसके ऊपर भी नहीं आ सकता क्योंकि उसमें पैसा तो आया नहीं होता, वो तो अंत में मंगाएंगे. तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी पेड अप कैपिटल. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज जो डिविडेंड्स हैं ये आपकी जो कॉल्स इन एडवांस, अगर कोई अपने टाइम से पहले आपको पैसे दे देगा उसको बोल देते हैं कॉल्स इन एडवांस. हम इसके ऊपर डिविडेंड नहीं देते क्योंकि वो जितने समय पर हमसे उनसे पैसे मंगवाते हैं उसी समय पर वो पैसे दे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पहले पैसे दे दे तो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं है. तो डिविडेंड आपको हमेशा उतने पर मिलेगा जितने रुपए हम लोगों के कॉल अप हुए थे और पेड अप हो गए. ठीक है, वो आ गया. नेक्स्ट पॉइंट, which of the following practices is not in consonance with the convention of conservatism? conservatism का मतलब होता है anticipate all losses but not प्रॉफिट्स. ये बताता है कि एक इंसान डरता है. इंसान डरता किस चीज़ से? वो कहता है कि फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपने फ्यूचर के लिए आज से ही पैसा सेव करना शुरू कर दूं. सो उसको वो डिफाइन कर देते हैं एज प्रिंसिपल ऑफ द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. कन्वेंशन का मतलब होता है जो मार्केट में चल रही चीज़ें होती हैं, जो मार्केट में जैसे अगर बोलते हैं कि यहाँ पर तो उधार का धंधा चलता है, दैट मीन्स यहाँ पर उधार पर क्रेडिट पर आप परचेज और सेल कर सकते हो. तो अगर वहाँ पर मार्केट के अंदर वो चीज़ें उस तरीके से सेल होती हैं, दैट इज हाउ दे डिफाइन द टर्म कन्वेंशन. तो ये जो कंजर्वेटिज्म है वो किसके अंडर कवर्ड नहीं है? नॉट का मतलब क्या होगा? जो इनमें से कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग नहीं है. क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स. इनमें से कौन सी चीज आपकी यहाँ पर कवर होती है? बैड डेट्स ये वो लोग होते हैं जिनसे हमें डर लगता है. क्यों? क्योंकि हो सकता है ये वाला डेटर हमें पैसा ना दे, तो हम डर के मारे इसके लिए पैसा संभाल कर चलते हैं. डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये डेटर हमेशा समय से पहले पेमेंट कर देता है, तो ये हमसे क्या मांगेगा? वो बोलेगा थोड़ा सा डिस्काउंट तो दे दो, टाइम पर पेमेंट करता हूं मैं. और नेक्स्ट आ जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स. हमको टैक्स कभी भी पे करना पड़ सकता है, हर साल के अंत में हमें पे करना है, तो उसकी तैयारी करके रखी है कि नहीं रखी, वो आता है आपके प्रोविजन फॉर टैक्स के अंडर. सो टेक्निकली इन दिस केस कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको कहता है कि कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग नहीं है? ये डिस्काउंट और क्रेडिटर्स. देखिए, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि क्रेडिटर जिसको मैंने पैसे देने हैं, काश वो मुझसे 200 रुपए कम मांग ले, काश वो मुझसे 400 रुपए कम मांग ले. ये काश के बेस पर मैंने पैसे एक प्रोविजन बनाकर रख दी है. ये प्रोविजन कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज द डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर. रेस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, इनको आप किस कैटेगरी के, किस बेस के ऊपर आप इन दोनों को अलग करके रखते हो? क्या वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण है, या वो गोइंग कंसर्न के कारण है, क्या वो कंसिस्टेंसी के कारण है, या फिर टाइम पीरियड के कारण है? सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है इंसान और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें, तो दोनों को अलग अलग मानकर चलो. नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न, मेन में कम एंड मेन में गो बट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू कंटिन्यू. इनफाइनाइट पीरियड नहीं, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता कि कंपनी खत्म करनी पड़ रही है तब तक वो चल रही है, ये बात कहती है गोइंग कंसर्न. कंसिस्टेंसी कहती है मेथड ए मेथड बी जैसे जो मर्जी मेथड यूज करो, लेकिन एक मेथड यूज करना, मल्टीपल मेथड्स यूज नहीं करनी. लास्ट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड इज कम या ज्यादा, हम किस बेस के ऊपर टाइम पीरियड होगा? एक अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा वाली चीज आ गई. टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट वैसे कहता है अकाउंटिंग पीरियड की बात करता है कि हर साल का जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाली चीजें हैं वो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर रिकॉर्ड होंगी. सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस? फिक्स्ड एसेट्स और द करंट एसेट्स, किसके बेस पर हम अलग करते हैं? इसका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली काफी बच्चों के दिमाग में टाइम पीरियड चल रहा होगा, बिकॉज हम बोलते हैं कि फिक्स्ड एसेट तो 1 साल के अंदर यूज नहीं होते या आने वाले सालों में भी यूज होते हैं, और करंट एसेट होता है वो इसी साल में खत्म हो जाता है, इसीलिए उसे करंट में डाल देते हैं. बट द करेक्ट आंसर इज नॉट दैट. द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी,
गोइंग कंसर्न, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आज नहीं आने वाले सालों में भी कंटिन्यू करेगी, इसीलिए जो लंबे समय के लिए यूज होगा उसको हम बोल देते हैं फिक्स्ड एसेट्स, और जो कम समय के लिए यूज होगा उसको हम बोल देते हैं करंट एसेट्स. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग कंसर्न. ओके, मूविंग ऑन. Selection of an inappropriate accounting policy may lead to, ये जो हम गलत ये अकाउंटिंग पॉलिसीज बना लेते हैं या यूज कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, क्या हमारी परफॉर्मेंस अंडरस्टेट हो जाएगी, मतलब हमने परफॉर्म अच्छा किया होगा लेकिन नोट क्या हो रहा है, कम. ओवर स्टेटमेंट मतलब ज्यादा नोट हो रही है, या फिर अंडर स्टेटमेंट भी हो सकती है और ओवर स्टेटमेंट भी. अब ये कैसे पता चलेगा कि इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर हमारे पास ओवर स्टेटमेंट है कि अंडर स्टेटमेंट है, तो शायद दोनों ही हो. अब बताइए, लास्ट इज नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं होगा इनमें से. So what is the correct answer when we talk about the selection of an inappropriate accounting policy may lead to, क्या repercussions या फिर क्या उसके results हो सकते हैं in this case. देखिए, इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करने से मतलब ये नहीं होता कि शायद आपका हर बार लॉस ही दिखे या हर बार प्रॉफिट ही दिखे. वहां पर वो डिपेंड करता है ना कि वो किस लेवल की गलती की गई है, तो उससे हो सकता है आपका पॉजिटिव पॉइंट हो और हो सकता है आपका नेगेटिव पॉइंट हो. सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन. ठीक है, ये रहा इसका एक और आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से देखिएगा. वर्कमैन कॉम्पनसेशन अंडर डिस्प्यूट. लोगों ने हमें क्या किया है, मतलब हो सकता है जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको कोई कॉम्पनसेशन चाहिए. अब ये किस चीज का एग्जाम्पल है, क्या ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्या ये कंटिंजेंट एसेट है, क्या ये करंट लायबिलिटी है या फिर करंट एसेट है. वर्कमैन कॉम्पनसेशन अंडर डिस्प्यूट की जब हम बात करते हैं वो किस चीज का एग्जाम्पल है, क्या वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कंटिंजेंट एसेट है, करंट लायबिलिटी या करंट एसेट. कंटिंजेंट होता है जिस कोई एक चीज जो हुई आज है लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे आने वाले कल पर भी होता है. हो सकता है वो चीज हमारे फायदे में जाए, हो सकता है नुकसान में जाए. आज कोई जैसे कोई कोर्ट केस हुआ, हो सकता है हम वो केस हार जाए और हमें पैसे देने पड़ जाए, तो वो लायबिलिटी है. अगर केस जीत गए तो हमें फायदा होगा, दैट इज एसेट है. तो वहां पर ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन अंडर डिस्प्यूट है, लोगों ने पैसे देने, अब ये झगड़ा चल रहा है, अब हो सकता है पैसे देने हो सकता है पैसे ना देने हो. इस केस में आप कहाँ डालेंगे उसको, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो आप वैसे ही निकाल सकते हो बिकॉज ये एक साल की बात करते हैं, बट इन दोनों में से कौन सा होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी या फिर कंटिंजेंट एसेट. देखिए, अगर हम डिस्प्यूट हार गए तो क्या होगा, हमको पैसे देने पड़ेंगे. अगर हम डिस्प्यूट जीत गए तो हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि हमें पैसे आ जाएंगे उनसे, तो ये एसेट नहीं होगा, तो ये होगा आपका सिर्फ और सिर्फ एक कंटिंजेंट लायबिलिटी. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज कंटिंजेंट लायबिलिटी. नेक्स्ट, द बैड डेट्स रिटन ऑफ एज बैड. ओके, पैसे जो हमारे क्या हो गए, किसी ने ना बैड डेट किया था. क्या हुआ, हमारे पास ना किसी से पैसे आने थे, एक डेटर था, उसने पैसे नहीं दिए हैं. जब उसने पैसे नहीं दिए तो वो पैसा डूब गया. लेकिन कुछ सालों बाद उस पर्टिकुलर पर्सन ने कहा कि मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा. तो जब वो हमें कहता है कि मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, तो आप उसे कहाँ रिकवर करेंगे, कहाँ लिखेंगे, क्या वो क्रेडिट करेंगे एज द बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, या डेटर्स अकाउंट में डाल दें, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दें, या कहते हैं नहीं, नन ऑफ द अबव, किसी में मत डालो इनमें से. कहाँ डालेंगे आप डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड को. देखिए, अगर पैसे डूब गए हैं तो उस समय तो हमने इसे लॉस मान लिया होगा, लेकिन आज जब ये रिकवर हो गए तो मेरे पास क्या आ गई, वो पर्टिकुलर डेटर का नाम तो मेरी बुक से कब का कट गया. जब उसका मेरी बुक्स में से नाम कट गया तो मैं उसका नाम नहीं लिख सकती. मेरे पास एक तरह की प्योर इनकम आई है जिसे हम बोल देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड. डेटर का नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि वो पहले कट चुका है. हमें ये था कि ये पर्टिकुलर पर्सन पैसा नहीं देगा तो नहीं आएगा, और यहाँ पर डेबिटेड टू P&L की बात भी नहीं आएगी. मेन पॉइंट ये है कि हमें बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं, हमको हमारा जो पैसा है वो क्या हुआ, रिकवर हो गया. सो द करेक्ट आंसर विल बी द बैड डेट्स रिकवर्ड विल बी क्रेडिटेड. हमारे पास क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड. ये है इसकी जर्नल एंट्री. द करेक्ट जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, which financial statement represents the accounting equation assets is equal to liabilities plus owners equity. इनमें से ऐसी कौन सी है जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं उसको सही से डिफाइन
करती है? क्या वो इनकम स्टेटमेंट है, क्या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, क्या वो बैलेंस शीट है, या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट है? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी को डिफाइन करती है? इनकम स्टेटमेंट तो P&L की बात करती है, मतलब प्रॉफिट आया या फिर लॉस आया। कैश फ्लो स्टेटमेंट या तो कैश के इनफ्लो की बात करती है या आउटफ्लो की बात करती है। और जो आपकी बैलेंस शीट है वो बताती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑन दैट पर्टिकुलर डे, या फिर फंड फ्लो, मूवमेंट ऑफ फंड्स को जो रिकॉर्ड करता है। ये किसके अंडर रिकॉर्ड होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। दिस इज रिकॉर्डेड अंडर बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट भी बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, बस हम 31 मार्च को देखते हैं कि रुको, सब कुछ रोक दो और चेक करो हमारी 31 मार्च या 31 मार्च को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो वो यहीं पर आएगा, बिकॉज एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैलेंस शीट का ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज balance sheet. Next question. The beginning stock of the current year is overstated by 500. हुआ क्या? बिगनिंग में हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओवर स्टेटेड है और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो भी ओवर स्टेटेड है। जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा दिख रहा है। ओपनिंग स्टॉक 500 रुपये से ज़्यादा दिख रहा है और क्लोजिंग स्टॉक 1200 रुपये से ज़्यादा दिख रहा है। तो ओवरऑल हमारे प्रॉफिट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या 1700 रुपीज़ का टोटल ओवर स्टेटमेंट हो गया, क्या 1200 का टोटल अंडर स्टेटमेंट हो गया, या 1700 का अंडर स्टेटमेंट हो गया, या फिर 700 का ओवर स्टेटमेंट हो गया? ओवर मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, और अंडर मतलब जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उससे कम दिख रहा है। So the correct answer in this case will be, देखिए ओपनिंग स्टॉक आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके अंदर ना ये डेबिट साइड पर दिखता है और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड पर दिखता है। उस केस में क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट है अगर एक्सपेंस साइड ज़्यादा दिखेगी तो क्या होगा? एक्सपेंस ज़्यादा दिखने से आपका प्रॉफिट हो जाएगा कम, और लायबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, जो हमारी इनकम साइड है वो ज़्यादा दिखने से क्या हो जाएगा? आपकी जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेट हो जाएगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा दिख रही है तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। जो आपका ये 500 रुपीज़ है ये आपका डेबिट साइड पर आता है। मतलब अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट है एक्स में से ये जो 500 रुपए हैं ये इसको क्या कर रहे हैं, इसके प्रॉफिट को कम कर रहे हैं 500 से, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इधर आया, ये आपकी इनकम को ज्यादा बढ़ा रहा है। तो टेक्निकली इससे आपका प्रॉफिट 1200 रुपए ज्यादा दिख रहा है। ओवरऑल जब आप इसे प्लस माइनस को खत्म करेंगे तो ओवरऑल आपके केस क्या आ रहा है? 700 रुपए माइनस 500 प्लस 1200, ओवरऑल ओवर स्टेटमेंट हो गई 700 की। सो द करेक्ट आंसर विल बी ₹700 ओवर stated. Different yet a very interesting question. So दिस इज़ वेयर आई एंड माई क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज आपके एग्जामिनेशन के लिए, और साथ साथ कल के टेस्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, जहां पर 18 अप्रैल से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। स्लॉट आप चूज कर सकते हो और 19 अप्रैल का भी समय आपके पास रहेगा। अगर आप इस पेपर जो गिवन टेन्योर के अंदर ये पेपर देते हैं तो उससे क्या होगा, आपको रैंकिंग भी मिलेगी। तो आप रैंक जनरेट होने पर आप अपना कॉम्पिटिशन में लेवल रिव्यू कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको इसमें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे अगर आप इसी स्पेसिफिक टेन्योर के अंदर देते हैं। तो अगेन आपके लिए एक और I can say एक और plus point to give this particular test. So make sure you are preparing hard for the examination. So all the very best and thank you.